नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जीत स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। जल्दी से अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइव ले आइए। और हमारे सेशन की खास बात क्या है कि हम क्वेश्चंस और आंसर के साथ उस क्वेश्चंस की जासूसी भी करते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं उन सभी ऑप्शंस को। तो चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट और जल्दी से हम शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 40 क्वेश्चंस तक हमने पढ़ लिए थे इसके पहले वाली वीडियो में। अब 41 से हमको पढ़ना है। ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज है। तो निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में जानकारी दूंगा। इन चारों ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। तो इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है? इनमें से इनपुट डिवाइस है एक कीबोर्ड। बाकी स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब वो कैसे है मैं अभी बताऊंगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हमको आउटपुट देता है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वो ऐसी डिवाइस जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, ये आपको याद रखना है। प्रिंटर प्रिंट देगा वो। मॉनिटर यानी जो आपकी कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसी को मॉनिटर कहते हैं। वो क्या हमको दिखाने का काम करती है, यानी वो क्या है? आउटपुट देती है। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हम इनपुट देते हैं, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में जो की रहती है वो कितनी? 6 प्रकार की होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज एक्सपी, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इनमें ये टिक लगे हैं, 4-5 क्वेश्चंस में लगे हैं, क्योंकि पहले वीडियो बन रही थी तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से वो खराब हो गई, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो विंडोज एक्सपी इसका सही आंसर है। इसके बाद मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा सोचने के लिए, तो आप अपने मन से आंसर को भी सोच सकते हैं। तो विंडोज एक्सपी के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हमें सुविधा प्रदान करता है। किसकी? कुछ भी हमारे जो भी हमको वर्क करना है उसकी हमको ये सुविधा प्रदान करता है, और इस पर एक समय में मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, ये इसकी खास बात है। और इसके बाद ये विंडोज एक्सपी कब आई थी? 2003 में ये आई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया था और अभी 2010 विंडो 10 जिसको नाम से जानते हैं विंडो 10, तो विंडो 10 लगभग यूज़ करते हैं सब। तो नए कंप्यूटर में जो आती है वह विंडो 10 ही आती है, ठीक है। और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर होता है जो कि इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। डाटाबेस भी एक बॉक्स होता है जहां पर हम डाटा को लिख सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है? ये जो हमारी स्क्रीन है, मॉनिटर, इसी को क्या बोलते हैं? हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसमें जो भी डाटा रहता है ऊपर उसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता? तो विंडोज एनटी यह ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता। बाकी विंडो विस्टा, विंडोज 7 और विंडोज 3.1 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं। विंडोज के बारे में मैंने इससे पहले ही जानकारी दी है और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने विंडोज के बारे में जानकारी दे दी है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर गतिविधियों के सुपरवाइजर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर गतिविधियों के सुपरवाइजर को कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, यानी कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू कहा जाता है, ठीक है। वो ही पूरे कंप्यूटर की गतिविधि का नियंत्रण करता है और जिसको हम कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो मेमोरी है, पहला ऑप्शन, वो हमारी स्टोरेज होती है, जो कि कंप्यूटर में एक प्राथमिक मेमोरी होती है और द्वितीयक मेमोरी होती है, ठीक है। इसके बाद हार्ड डिस्क होती है, वह एक द्वितीयक मेमोरी होती है, ये आपको याद रखना है। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है वो प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है।
इन सारे क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये हम 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन 20 से आपके 40 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों को देखते चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इससे पहले ही आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। वर्चुअल मेमोरी है बहुत बड़ी मेमोरी, तो बहुत बड़ी मेमोरी वर्चुअल मेमोरी को माना जाता है, और ऑप्शन पढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंसर लगे ही हैं अभी, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी एक बहुत बड़ी मेमोरी होती है, लेकिन ये भ्रम का कार्य करती है। अब ये क्यों करती है अभी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे कि एक स्टोरेज डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस उसमें हम इंफॉर्मेशन को संग्रहित कर सकते हैं, उसी प्रकार वर्चुअल मेमोरी भी होती है कंप्यूटर में, लेकिन ये संग्रहण करती नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। संग्रहण का कार्य कौन करता है? हमारी जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है, द्वितीयक मेमोरी होती है, वह संग्रहण का कार्य करती है। तो वर्चुअल मेमोरी एक बहुत बड़ी मुख्य मेमोरी होती है, या फिर इसको भ्रम मेमोरी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहला कदम क्या हो सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना हो? पहला कदम क्या हो सकता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना हो? तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को नष्ट करना, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप, महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लेना, या हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना। जल्दी से सोचिए, आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप लेना। अब जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो आप उसमें से महत्वपूर्ण डेटा का बैकअप ले लेंगे, नहीं तो क्या हो जाता है, ये जो डाटा रहता है वह चला जाता है। जैसे हम मोबाइल को रिस्टोर करते हैं, उससे पहले हम पूरा बैकअप ले लेते हैं, उसी प्रकार इसका डाटा भी हमको लेना आवश्यक होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेंगे कि कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि संपूर्ण क्रियाओं का क्या करता है, समायोजन करता है, यानी उनका सामंजस्य करता है, यानी यूजर को सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर का मुख्य नियंत्रक प्रोग्राम होता है, ठीक है। इतनी जानकारी इससे हमको मिल जाती है। मैंने ये जानकारी बहुत खोज कर आपको निकाली है, और मैं लिखता हूँ। कम से कम मुझे इस 20 मिनट की वीडियो के लिए आप ये समझ लीजिए 2 से ढाई घंटे मुझे जानकारी निकालना पड़ती है, और वो 2 से ढाई घंटे जानकारी निकालने के बाद मैं आपको इस आधे घंटे में ये इतना पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपका समय बच रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये क्वेश्चंस पूरे MPSI एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिए, ये एज इट इज रिपीट होंगे आगे के एग्जाम में, ठीक है। और लाइक जरूर कर दीजिए यदि पसंद आ रहा है तो। और लाइक का एक फ़ायदा क्या है कि लाइक करने से आपकी वीडियो लाइक में आ जाती है, तो आप देख सकते हैं आपने कितनी वीडियो को देख लिया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए हम इसके बारे में जल्दी से पूरी जानकारी ले लेते हैं कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसमें क्या रहता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें समय की, इसमें मतलब इसके नाम से ही आप इसमें देखो टाइम लगा है, तो इसके नाम से ही विदित होता है कि इसमें समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? समय। यानी इसमें एक निश्चित समय होता है प्रतिक्रिया देने के लिए। यदि आपने उस निश्चित समय में प्रतिक्रिया नहीं दी तो आपका जो सिस्टम है वह फेल मार जाएगा पूरा, ठीक है। यानी मतलब क्या हुआ, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक निश्चित समय में कार्य करना होता है, और यदि कार्य पूरा नहीं हुआ तो ये असफल हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको इसके प्रयोग बता देता हूँ। अब जैसे वैज्ञानिक जो प्रयोग करते हैं उसके नियंत्रण में, ठीक है। अब जैसे अपन ने
मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड किया, तो वहाँ पर आपको समय के अनुसार ही काम करना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक एक मिली सेकेंड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे और कहाँ पर प्रयोग होता है, औद्योगिक उपकरणों में जो मशीनें चलती हैं उसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। और इसका एक उदाहरण और बता दूं मैं, तो जो अपने वायुयान उड़ते हैं उनके नियंत्रक कंप्यूटर के रूप में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि जानकारी पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइल सिस्टम, NTFS का मतलब क्या है? तो फाइल सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइए। न्यू टाइम फाइल सिस्टम, नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ फाइल सिस्टम के बारे में। तो इसकी खास बात क्या है कि इसकी जैसे ही हम फाइल का नेम लिखते हैं तो इसमें हम 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद इसमें हमको सिक्योरिटी मिलती है और इसकी फाइल का साइज 4 से 64 GB तक हो सकता है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB कहलाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB क्या कहलाता है? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसका आंसर हो जाएगा चौथा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी इसी को बोलते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे आपने किसी फाइल को सेव किया तो वो सेविंग हो रही है या फिर रनिंग में चल रही है, वेटिंग हो रही है या फिर रेडी हो गई है आपको देखने के लिए, तो ये जो स्टेटस होता है वो यही प्रोसेसर बताता है, यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ही ये सब मैनेज करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाकर देख लीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रिंटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटाबेस उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने बहुत बात कर ली है। जल्दी से बता दीजिए। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ सॉफ्टवेयर आपको बता देता हूँ जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर आपको बता देता हूँ जिसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क, जो हमारी डिस्क डिफ्रेमेंटर होता है ना, एक वो सॉफ्टवेयर होता है, एक वायरस स्कैनर सॉफ्टवेयर होता है। और मैं इन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको आगे एक क्वेश्चन है उसमें पूरी जानकारी दूंगा, बस आप बने रहिए साथ में, ठीक है। और इसके बाद हम प्रिंटर की बात कर लेते हैं। तो एक आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, जो कि हमें प्रिंट देने का काम करता है। डाटाबेस क्या होता है, एक डाटा को किसी बॉक्स में संग्रहित करना डाटाबेस कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लैन किसका लघु रूप है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क ये तो आपको मालूम ही होगा, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लैन होता है। ये हमारे जो लोकल क्षेत्र होते हैं उसमें लगाया जाता है लैन, ठीक है। और इसका क्षेत्र हम सीमित मान सकते हैं, ठीक है। और जो भवन है, जैसे एक भवन है, एक भवन में उपस्थित कंप्यूटरों को जोड़ना है पूरे में, तो उसमें हम लैन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक स्टार टोपोलॉजी का यूज़ किया था कि अब वो टोपोलॉजी कैसे जाए कि भवन के अंदर कंप्यूटर किस प्रकार जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आप अब सब समझ गए होंगे कि पहली वाली वीडियो देखने का फ़ायदा भी क्या हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस या फिर बफर मेमोरी। इन चारों के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देने वाला हूं, जल्दी बताइए आंसर।
तो कंप्यूटर पोर्ट्स आपने देखा होगा कि जो सीपीयू रहता है उसमें बहुत सारे पोर्ट्स लगे रहते हैं, उनके माध्यम से हम कंप्यूटर की जानकारी का स्थानांतरण कर सकते हैं और उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि कंप्यूटर पोर्ट्स का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद हम मॉडेम के उपयोग पढ़ लेते हैं। मॉडेम क्या है? तो मॉडेम एक मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करता है, यानी डिजिटल संकेतों को यदि भेजना है तो उसको ये एनालॉग में परिवर्तित करेगा और संचार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे मॉडेम को भेज देगा और वहां पर जो मॉडेम लगा होगा वो उस सिग्नल को प्राप्त कर लेगा। किसके रूप में प्राप्त करेगा? एनालॉग के रूप में, और उस एनालॉग को वो किस में बदल देगा? डिजिटल में बदल देगा। तो हमको हमारा जो इंटरनेट है वह हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद इंटरफेस क्या होता है? कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मेमोरी से जोड़ने के लिए प्रयुक्त सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। तो इसी को हम पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। और नेक्स्ट बफर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर के उपकरणों के बीच डाटा का स्थानांतरण की गति के अंतर को कम करने के लिए, जो डाटा का स्थानांतरण होता है उसकी गति को कम करने के लिए जो हम युक्ति बनाते हैं, एक भंडारण युक्ति है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? बफर मेमोरी बोलते हैं। इसमें डाटा अस्थायी होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम संपादकों और डिबगर के तहत आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर या डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इन चारों सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बहुत अच्छी तरीके से। तो पहले आप सोच लीजिए कौन सा आंसर है। सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों को, क्योंकि जितनी मेहनत इसमें लग रही है बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यदि इसी प्रकार रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे मजबूर में ये वीडियो जो सीरीज़ है इसको बंद करना पड़ेगा। फिर आप वही वीडियो देख लीजिए कि एक क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद आंसर लगा दिया, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पढ़ा आंसर लगा दिया, 100 क्वेश्चन 30 मिनट में। वही वीडियो देखिए फिर आप। यदि आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसे ही वीडियो बना दूंगा आपको, और बता भी दूंगा आपको। चैनल भी बता दूंगा मैं कौन कौन से चैनल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। आपकी जो भी सलाह हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा, सिस्टम के लिए यानी प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत कार्यों का समन्वय करता है। ठीक है, और इसे ना उसी कार्य के लिए बनाया जाता है। तो ये क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। और ये क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और यूजर के बीच जो कोऑर्डिनेशन का काम है, यानी जो उसकी मध्यस्थता का काम है, वो काम करने का काम करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और एडिटर्स, और इसके बाद हमारा डिबगर्स, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक लोडर होता है, इसके बाद एक क्या होता है? डिवाइस करके कुछ है, डिवाइस ड्राइव ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको याद नहीं रखना है, बस आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह भी प्रोग्राम का समूह होता है जो विशेष कार्य के लिए बना होता है, यानी ये आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे MS वर्ड, एक्सेल, टैली, जो फोटो, पेज मेकर, ये आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कि जैसे एक फोटोशॉप है तो उसमें फोटो एडिटिंग के पूरे टूल्स दिए गए हैं, उस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर कार्य को सरल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनसे अशुद्धियों को दूर रखा जाता है और सुरक्षा प्रदान की जाती है।
इसके अलावा इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ होता है, जैसे टेक्स्ट एडिटर, डिस्क मैनेजर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसमें इनका यूज़ होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। अब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यानी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर कहा जाता है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे मोबाइल के लिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के लिए भी सॉफ्टवेयर तैयार करने का काम करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विंडोज सर्वर 2003 में जब आप एक साझा फोल्डर कॉपी करते हैं तब क्या होता है, जल्दी बताइए। एक क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, चलिए मैं ही बता देता हूं। इसमें मूल फोल्डर, अरे क्या हो गया सिलेक्ट, मूल फोल्डर अभी भी साझा है लेकिन कॉपी साझा नहीं है। क्या है, मूल फोल्डर अभी भी साझा है लेकिन कॉपी साझा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये आपको समझ नहीं आया होगा। मतलब जैसे आप मूल फोल्डर को किसी कॉपी करते हैं, आप उसको कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन जो कॉपी की है कॉपी से आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का एक प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का एक प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है। इन पूरों के बारे में मैं अभी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले इनको ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। आप सोच लीजिए आंसर यदि आ रहा है तो। SCSI, FDD, IDE, EIDE। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। FDD, FDD ये वाला। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है, ये हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है यदि आप सोच रहे हो तो। ये हार्ड ड्राइव का बिल्कुल भी प्रकार नहीं है यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक पोर्टेबल ड्राइव होती है हमारी, संग्रह मीडिया होता है। ठीक है, मतलब इसमें हम मीडिया का संग्रह कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसमें थोड़े ही मीडिया का हम संग्रह कर सकते हैं। अब तो हार्ड डिस्क का यूज़ होने लगा, जब हार्ड डिस्क नहीं थी उससे पहले फ्लॉपी डिस्क का यूज़ होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पहले इनके फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। SCSI इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसका क्या होता है, IDE यानी एक्सटेंड इंटीग्रेट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है और CD-ROM होता है, इनको जोड़ने का काम करते हैं ये सभी। ठीक है, ये सभी ये सॉफ्टवेयर है ना, इनको जोड़ने का ही काम करते हैं। और IDE का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सब बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। रिलेशनल डेटाबेस वातावरण में निम्नलिखित को छोड़कर सब घटक हैं, उपयोगकर्ता, अलग फाइल, डेटाबेस, क्वेरी भाषाएं। जल्दी से बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अलग भाषाएं, सॉरी अलग फाइलें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग फाइलें। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें डाटाबेस, उपयोगकर्ता, क्वेरी भाषाएं, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। डेटाबेस संरचनाओं को डिजाइन और लागू करते हैं प्रोग्रामर, परियोजना प्रबंधक, तकनीकी लेखक, डाटाबेस प्रशासक। जल्दी से बताइए आंसर। डाटाबेस प्रशासक एक सरल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक नेटवर्क पर प्रसारण के लिए डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक ही रास्ता है, डेटा सत्यापन, डेटा एनक्रिप्ट, डेटा डिक्रिप्ट, डाटा संग्रह। नेटवर्क पर प्रसारण के लिए डेटा को सुरक्षित रखने का डेटा एनक्रिप्ट। अब मैं आपको बता देता हूं इसको बहुत अच्छे तरीके से। यानी डाटा को सुरक्षित रखना है, यानी हमारे डाटा को यदि सुरक्षित रखना है, जैसे दो लोगों की यदि चैट चल रही है, उस चैट को सुरक्षित रखना है, कोई तीसरा उस चैट को ना पढ़ पाए। आपने व्हाट्सएप में एक ऑप्शन देखा होगा, देखो इसके माध्यम से मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा।
उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब ये जो जानकारी है ये आप दोनों के बीच में है, आप दोनों के अलावा इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा भरोसा हमको दिलाया है। जब उन्होंने ऐसा भरोसा हमको दिलाया है तो उन्होंने कुछ प्रावधान ही रखे होंगे उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये स्पैम ईमेल में जाकर आप देखिए, स्पैम नाम से एक आपका फोल्डर होगा, उसमें कैसे ईमेल आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, अवांछित मतलब जिनका कोई मतलब नहीं रहता, और जो कमर्शियल रहते हैं वो ईमेल उसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक न्यूज़ ग्रुप पर उत्तर के साथ एक संदेश को अक्सर एक खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, थ्रेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें थ्रेड कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और पोस्ट सूची, ये नोट, ये मैं पिछली वीडियो में पूरा बता चुका हूँ, और ये क्वेश्चन एज रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं बताया, ठीक है। और इसके बाद हमारा टाइम भी हो गया है, और आप बता सकते हैं, हमको सजेशन दे सकते हैं कि वीडियो की लंबाई कितनी रखनी है, और वीडियो में आपको जानकारी हर उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चाहिए, या फिर आपको डिटेल में, यदि मैं डिटेल में लेके आऊँगा तो फिर क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी। और आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप थ्योरी, आप जो भी आप सजेशन दें उस प्रकार से हम काम करेंगे। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये मत सोचिए शेयर करने से दूसरा भी जानने लगेगा जानकारी को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल पे बहुत सारी जानकारी है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ती हैं। आपको मालूम है, जो रिवीजन करता है उसी को याद रहता है, और जो रिवीजन करेगा अंत तक वही एग्ज़ाम में पास होगा, ये भी गारंटी हमारी है, ठीक है। तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि हर कोई रेगुलर नहीं पढ़ पाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि उसने भी, वो भी पढ़ लेगा तो मेरे नंबर कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये शिक्षा है, शिक्षा को जितना फैलाओगे उतनी ये ग्रहण होगी। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सही नहीं बनी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी तबीयत ऐसी ही है इसलिए ये सही नहीं बनी है। थोड़ी वॉइस आपको अच्छी नहीं लगी होगी, और वैसे तो मेरी वॉइस अच्छी नहीं है वो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में।